हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स सारे कोर्सेज़ में जो है आपका सब्जेक्ट एक कॉमन कर दिया गया है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्यों कर दिया गया है? ताकि जो है आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा वगैरह कर सकें, उसके बारे में अवेयर हो सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपको बीए, बीएससी, बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म हर एक जगह आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं उनको सिलेबस दिखा देते हैं, फिर एक एक टॉपिक करके हम डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। ठीक है, तो आपको पता होगा ये BP 2060 है जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, आपकी इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपका है जो द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़, नेचुरल सोर्सेज है। इसमें आपका नेचुरल सोर्सेज के सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट सेकंड में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम के बारे में मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट आपका आता है यूनिट थर्ड में आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो जब बात आती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या है देख लेते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विथ मीन्स सराउंडिंग। ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट है वो टर्म कहाँ से लिया गया है, वो डेराइव्ड है कहाँ से, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं इन्वायरन। ठीक है, इसका मतलब जो होता है विच मीन्स सराउंडिंग, मतलब आसपास। ठीक है, आसपास जो चीज़ें होती हैं वो इन्वायरमेंट होता है आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आप देख लेते हैं क्या है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी विथ सराउंड अस, एनीथिंग एवरीथिंग जो भी सराउंड में आपके आसपास है। जैसे एग्जांपल में ऑल बायोटिक्स, ठीक है जी, ऑल बायोटिक्स कंपोनेंट, ऑल लिविंग बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, सनलाइट etc प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आपके आसपास चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग हो, तो सारे कुछ जो भी आपके आसपास हैं वो नेचर में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, एयर आ जाता है, वाटर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा। लेकिन लिविंग में क्या आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट, वी गेट ऑल बेसिक थिंग्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि वी गेट ऑल मीन्स होता है जो है हम पाते हैं इन्वायरमेंट से, क्या क्या चीज़ें जो है बेसिक थिंग्स हैं जो हमें मिल रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं हमें मिल रही हैं, वो मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, फूड मिल रहा है। ये सब कहाँ से मिल रहा है, हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है। ठीक है, एंड मेडिसिन्स भी हमें इन्वायरमेंट से प्रोवाइड हो रही हैं, एंड रॉ मटेरियल जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मेडिसिन बनाने के लिए हम जो कच्चा माल यूज़ करते हैं वो भी एटलीस्ट हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। ठीक है, तो आपका एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल्स जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, हमारा नेचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हेडिंग है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अभी तक आपको मैंने बताया कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट मीन्स होता है घटक या अंश। ठीक है, तो कौन कौन से वो अंग होते हैं इन्वायरमेंट के, कौन कौन से अंग हैं वो देख लेते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट आर, जो बेसिक कंपोनेंट हैं आपके वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है एंड बायोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर आपकी एयर हो जाएगी, लिथोस्फेयर रॉक एंड सॉल्स एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है वाटर की बात हो रही है, बायोस्फेयर्स में लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है।
एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर आपका स्थल मंडल होता है, हाइड्रोस्फेयर आपका जल मंडल होता है, बायोस्फेयर आपका जैव मंडल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो कंपोनेंट है वो आपने देखा, तो अब एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर आपको पता है कि वायुमंडल होता है, जो कि हवाएं, गैसेस वगैरह जहाँ पे पाई जाती हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। थिन सीट ऑफ गैसियस मिक्सचर विच एनवलप द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक थिन सीट जो है गैसियस मिक्सचर की, वो एक एनवलप की तरह हमारे अर्थ के प्लैनेट के चारों ओर जो है फॉर्म करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इट स्प्रेड अप टू 300 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ये क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है उससे 300 किलोमीटर्स या उससे भी दूर तक जो है हमारी जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो फैला हुआ है और वो फैली हुई है। स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अपार्ट फ्रॉम गैसेस देयर आर वाटर वेपर्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो अर्थ की सरफेस पे 300 किलोमीटर तक आपकी जो है फैली हुई है गैसियस मिक्सचर की एक लेयर, उसमें आपका वाटर वेपर्स भी होते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह आपका उसी से होता है। इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं वो गैसेस उसमें मिक्स होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आपके होते हैं, स्मोक जो आप करते हैं उसका धुआं, उसके पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस वायुमंडल में प्रेजेंट रहते हैं, और वो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रेजेंट रहती हैं आपकी एटमॉस्फेयर में। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। जब एटमॉस्फेयर में आपको पता ही है कि सारे कंपोनेंट्स आपके गैस के हैं और एक लेयर फॉर्म करता है, तो उसमें बात आती है एयर की। तो एयर देख लेते हैं, कंपोजिशन ऑफ एयर। जो एयर है उसका कंपोजिशन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेयर में आपका कंपोजिशन है एयर का, वो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.209% है, एंड आर्गन जो है आपका 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.04% है। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो न्यूट्रल गैसेस हैं, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमने इसमें लिखा नहीं है, वो बहुत सारी होती है, लेकिन ये आपके मेन कंपोजिशन है किसके, एयर के। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट है कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनको डिवाइड भी किया गया है पर्टिकुलर एक नाम से, एरिया से, कि वहाँ का टेम्परेचर वगैरह कैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर डिवाइड इनटू 4 मेजर लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है आपका, जो वायुमंडल है, उसको 4 मेजर लेयर्स में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला आपका है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा आपका मेसोस्फेयर एंड चौथा आपका थर्मोस्फेयर। ये जो 4 मेजर लेयर्स हैं, इसमें डिवाइड कर दिया गया है किसको, एटमॉस्फेयर को। तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में, तो है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द एल्टीट्यूड इन कार्ड लैप्स रेट। ठीक है, एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई, द रेट ऑफ चेंज जो चेंज होता है, ठीक है, टेम्परेचर का। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। तो जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट बोलते हैं। अगर हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका चेंज होता चला जाएगा, और जो टेम्परेचर चेंज होता है उस चेंज होने वाले टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, लैप्स रेट मीन्स होता है गिरावट दर। नेक्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर, पहला पॉइंट जो कि आपकी लेयर का पहला पॉइंट है। ट्रोपोस्फेयर जो होता है आपका क्षोभ मंडल होता है। ट्रोपोस्फेयर में देख लेते हैं पहला पॉइंट, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर फाउंड इन द रीजन। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट परसेंटेज है हवा का, मतलब एयर का, वो फाउंड है किसमें, इन रीजन। ट्रोपोस्फेयर में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर जो है आपको देखने को मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो जैसे कि ये आपकी लेयर है, ठीक है, तो
जो अपर लेयर होती है, जो ये ऊपरी लेयर होती है, ये क्या होती है आपका ट्रोपोपॉज होगी। ठीक है, ऊपरी लेयर चाहे जिसकी हो उसमें लास्ट में आपको पॉज लगा देना है और कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रोपोस्फेयर की अपर लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, मतलब कम होता रहता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, ऊंचाई को बढ़ाएंगे, उस केस में आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता रहेगा। और ये कम कितना होगा, पर किलोमीटर -6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता रहेगा पर किलोमीटर। जैसे जैसे पर किलोमीटर 1 किलोमीटर बढ़ोगे -6.4 कम होगा, फिर 1 किलोमीटर बढ़ोगे फिर 6.4 कम होगा। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 12.8 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर वेरियस फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड लेवल टू -56 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोपॉज। ठीक है, जो टेम्परेचर है वेरी करेगा फ्रॉम 15 से जो है -56 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि ट्रोपोपॉज तक पहुंचने में इतना वेरी करेगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका एटमॉस्फेयर की लेयर थी, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर देख लेते हैं। टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन दिस लेयर फ्रॉम ट्रोपोपॉज -56 डिग्री सेल्सियस टू स्ट्रेटोपॉज -2 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरी लेयर में पहुंचेंगे स्ट्रेटोस्फेयर पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर शॉर्ट राइजिंग। ठीक है, इसमें और भी कम हो जाएगा, -56 से आपका जो है -2 तक पहुंच जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, टेम्परेचर जो हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा क्या, बढ़ना इन दिस लेयर। ठीक है, किसमें जो है ट्रोपोपॉज जैसे अब क्रॉस करोगे -56 डिग्री सेल्सियस को जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपका स्ट्रेटोपॉज आ जाएगी लेयर और उसमें आपका -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा राइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, एज ओजोन O2 लेयर अपर स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, ये क्या होता है, एज ओजोन, ओजोन जो आपकी पता है कि ओजोन परत होती है, वो लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब करती है। क्या एब्जॉर्ब करती है, सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। जो आपका सोलर रेडिएशन हो रही होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है आपका ओजोन लेयर इज दिस रीजन एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन, मेनली UVB रेडिएशन, बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है वो इस रीजन में एब्जॉर्ब करती है क्या, हार्मफुल रेडिएशन जो कि होती है UV रेडिएशन, और जो कि मेन कौन सी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है, मेनली UVB रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ओजोन एब्जॉर्ब ना करे तो उस केस में अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। ओजोन परत की वजह से, ओजोन लेयर की वजह से अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ओजोन लेयर इज डिप्लेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है डिप्लेटिंग मीन्स होता है घटना। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है वो घटती जा रही है ड्यू टू मतलब किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हम लोग गैसेस यूज़ करते हैं AC वगैरह में, फ्रिज वगैरह में, उसकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन लेयर में छेद हो गया है, डिप्लेटिंग होने लगी है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा बीमारियां अर्थ पे फैल रही हैं, क्योंकि वो UV रेडिएशन को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उतना ज़्यादा रोक नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसकी लेयर जो है वो घट चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका
पार्ट है वो है मीजोस्फेयर। ये सब आपके एटमॉस्फेयर के पार्ट्स हैं जो कि डिवाइड किए गए हैं 4 टाइप में। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड रीच एट 96 डिग्री सेल्सियस एट अपर बाउंड्री ऑफ लेयर्स। एग्जाम्पल में है मेसोपॉज। ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीजिंग मतलब घटना, ठीक है, रीच एट कितना 96 डिग्री सेल्सियस एट अपर बाउंड्री मतलब ऊपरी लेयर्स जो होती है, अपर बाउंड्री लेयर्स, जैसे एग्जांपल मेसोपॉज। आपको मैंने पहले बताया था कि जो अपर लेयर होगी उसके पास में लास्ट में अगर हम स्फीयर को हटा के पॉज कर देंगे तो बात आपको पता चल जाएगी कि अपर लेयर की ही हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, जो घनत्व है एयर का वो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट केमिकल स्पीसीज फाउंड इन दिस रीजन आर O2 प्लस NO प्लस विच डू नॉट एब्जॉर्ब मच सोलर रेडिएशन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट केमिकल स्पीसीज फाउंड हैं इस रीजन में, इस जगह पे जो पाई जाती हैं, जैसे कि O2 हुआ, NO प्लस हुआ, तो ये क्या होती हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करती हैं बिल्कुल भी किसको, सोलर रेडिएशन को। ठीक है, अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर के 4th लेयर की, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर में है आयनिक ऑक्सीजन एटम्स जिसको O2 प्लस बोलते हैं एंड अदर आयंस इन दिस लेयर्स एब्जॉर्ब्ड शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होगा, आयनिक ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं और भी जो आयंस होते हैं इस लेयर्स में वो एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन को। ठीक है, जो शॉर्ट सोलर रेडिएशन हो रही होती हैं उनको ये क्या करती हैं, थर्मोस्फेयर लेयर्स वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि इसमें पाए जाते हैं। किसके माध्यम से एब्जॉर्ब होती हैं, O2 प्लस आयंस एंड अदर आयंस जो प्रेजेंट होते हैं थर्मोस्फेयर्स में, रीजन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली फ्रॉम -96 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, और वो -96 से क्या हो जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बात हो रही थी जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी। अभी कंपोजिशन जो कंपोनेंट थे इन्वायरमेंट के, उसका दूसरा पॉइंट है आपका लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर आपका भूमंडल होता है। लिथोस्फेयर, द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्ड लिथोस्फेयर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस। लिथोस मीन्स होता है आपका रॉक। ठीक है, तो जो आपका लिथोस्फेयर है वो तो जो अर्थ होती है, अर्थ के स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आउटर क्रस्ट होती है, एक मिडल क्रस्ट मिडिल मेंटल होती है और इनर कोर होती है। जो मुख्य होता है और बीच का होता है, और आउट क्रस्ट में होता है पपड़ी, आउटर मतलब ऊपरी वाली। तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं कि कैसे ये डिवाइड होगी। तो ये जो आपका है, इसको अगर मैं एक अर्थ ले लूँ और उसको बीच से काट दूँ तो जैसे कि आपको इस तरह से कुछ अर्थ आपको दिखाई देगी। तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये फ्रंट वाला, ये आपका क्या होता है, क्रस्ट होता है, पपड़ी होती है। ठीक है, और ये जो बीच में है ये आपका मेंटल होता है, मिडिल मेंटल, और जो बीच में बना है ये होता है आपका कोर, मतलब मुख्य जो पोर्शन है ये होता है। और ये जो पूरा होता है ये आपकी अर्थ है। और जो ऊपर मैंने राउंड शेप के दिए हुए हैं ये आपकी पेड़ पौधे घास फूस, जो आपकी अपर लेयर है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उस लेयर का पूरा हिस्सा ये राउंड शेप में मैंने दिखाया है, हरा भरा। तो जो ये पूरा होता है इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिथोस्फेयर में क्या है, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ रॉक सॉल्ट्स मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो लिथोस्फेयर है वो कंसिस्ट है मतलब बनी है किससे मिलके, रॉक से, सॉल्ट से और मिनरल से मिलके
बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ प्लैनेट। जो लिथोस्फीयर है, जो ये राउंड शेप के आपको दिख रहे होंगे, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट के ऊपर की, मतलब पपड़ी के ऊपर की, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, लैंड मास को, मतलब जो ज़मीन है हमारी उसको ये रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि ये हमारा लैंड मास है जो कि आपके प्लेनेट पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है हाइड्रोस्फीयर है, मतलब जलमंडल। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर मीन्स वाटर। जो आपका हाइड्रोस्फीयर है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। हाइड्रोर जिसको बोलते हैं, हाइडोर मीन्स क्या होता है, वो होता है वाटर, मतलब पानी। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट, हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट होल वाटर प्रेजेंट ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है होल वाटर, मतलब पूरा पानी जो कि प्रेजेंट है आपके प्लेनेट पे, अर्थ पे। ठीक है, जो अर्थ पे आपका पानी जो प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फेजेस। जो वाटर है आपका वो अर्थ पे कितने फेजेस में प्रेजेंट है, वो 3 टाइप में प्रेजेंट है। एक तो सॉलिड में प्रेजेंट है, दूसरा लिक्विड में प्रेजेंट है, तीसरा गैसेस में प्रेजेंट है। तो सॉलिड में आपका आइस आ जाएगा, ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं वो आ जाएंगे। लिक्विड में आपके वाटर हो जाएगा जो आपकी पीते हैं या जो तालाब नदियों में पाया जाता है। और गैसियस फॉर्म होता है वाटर वेपर्स, जो वेपराइजेशन के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, वो होते हैं गैसियस फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। जो वाटर है वो कवर किए हुए है आपके प्लेनेट को, आपके अर्थ को, 3/4 भाग जो है आपका अर्थ का वो पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आपको तो पता ही कितने सारे सीज वगैरह आपके पास हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, चारों तरफ पानी ही पानी तो है। वाटर ऑन अर्थ, वाटर जो है आपका किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो तो मैंने बता दिया, कितने कितने परसेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। 97% सलाइन वाटर होता है जो कि खारा पानी होता है जैसे कि सी वगैरह। 3% आपका फ्रेश वाटर होता है जो कि हम यूज़ में लाते हैं। फिर जो फ्रेश वाटर है उसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो 2% आपका आइस कैप होता है जैसे कि ग्लेशियर्स से जो आपका नदी वगैरह निकलती हैं वो पानी, और 1% जो होता है वो सरफेस पे होता है जैसे कि ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये जो है वो चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो पहला है इट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस। ठीक है, जो बायोस्फीयर है वो डिराइव्ड है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। उसका मतलब होता है बायोस। बायोस को अगर हम मीनिंग पता करेंगे तो वो होती है लाइफ। जो लाइफ है, बायोस मीन्स होता है लाइफ, और ये जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड है, वो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लैनेट एंड एनिमल्स कैन लाइव कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, जो अर्थ का पार्ट्स है, सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग जिंदा हैं, रह रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वो आपकी बायोस्फीयर होती है, जैव मंडल होता है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को स्टडी करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज़।